राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी गजोरिया के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। लोकसभा 2024 चुनाव में वैसे तो देश भर में कई दिलचस्प मुकाबले हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नजरिए से देखा जाए तो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र हॉट सीट है। यहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोदी की गारंटी को लेकर मैदान में ताल ठोक रहे संतोष पांडे के बीच मुकाबला हाई प्रोफाइल है। हमने इस सीट के चुनावी समीकरण का जायजा लेते हुए कुछ बड़े नेताओं से बातचीत भी की। देखिए चुनाव पर आधारित हमारी खास पेशकश राजनांदगांव का रण। छत्तीसगढ़ की पश्चिमी सीमा से लगे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बना है। पिछले कई चुनावों से यहां से भाजपा को सफलता मिल रही है। आइए नजर डालते हैं इस सीट की चुनावी इतिहास और भूगोल पर। अपने गौरवशाली इतिहास और महान साहित्यकारों की धरती के लिए विख्यात राजनांदगांव 1952 में लोकसभा क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आया। शुरुआत से इस सीट पर राज परिवार का दबदबा रहा। मोतीलाल वोरा, डॉक्टर रमन सिंह, देवव्रत सिंह ने इस क्षेत्र से चुनकर संसद में नुमाइंदगी की। नए जिले बनने के बाद इस सीट का फैलाव 4 जिलों तक है। इस लोकसभा में पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी और मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 3 सीट पंडरिया, कवर्धा और राजनांदगांव पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, जबकि 5 सीट खैरागढ़, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खुज्जी और मोहला मानपुर पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। ऐसे में भूपेश बघेल जैसे बड़े नेता के उतरने से कांग्रेस काफी मजबूत नजर आती है। लेकिन भाजपा ने 2019 में इस सीट को तब जीता था जब इन 8 में से सिर्फ एक पर ही भाजपा का कब्जा था। इस बार जहां भूपेश बघेल को शुरुआत में उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा, लेकिन अब उन्होंने मजबूती से प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा दिया। वे मुख्य रूप से उनके मुख्यमंत्री रहते हुए किए गए कामों के दम पर वोट मांग रहे हैं। इधर संतोष पांडे अपनी तेज तर्रार छवि के लिए जाने जाते हैं। वे देश के ज्यादातर भाजपा प्रत्याशियों की तरह पीएम मोदी के चेहरे पर निर्भर नजर आते हैं और भाजपा कार्यकर्ता और नेता भी मोदी की गारंटी का नारा बुलंद करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार राजनांदगांव लोकसभा की सीट जनता किसके दावे पर मुहर लगाती है। राजनांदगांव जिला पहले दुर्ग जिले का हिस्सा हुआ करता था। 26 जनवरी 1973 को अलग होकर राजनांदगांव जिला अस्तित्व में आया। 2009 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा। इस बार बीजेपी की नजर जीत का चौका लगाने पर है। 1957 में इस सीट पर पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ। तब से लेकर 1971 तक ये सीट कांग्रेस की गढ़ रही। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार ने यहाँ जीत दर्ज की। इसके बाद कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की जीत होती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। बतौर प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने के बाद भूपेश बघेल ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को इस चुनावी लड़ाई को लड़ने को अपना बनाकर लड़ने की अपील की है। मैंने भी नामांकन भरा है कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में। आदरणीय खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, वेणुगोपाल जी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सेल लीडर आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी का और हमारे पीसीसी चीफ दीपक बैद जी का, जिन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया और मुझे नांदगांव जैसे ये संस्कार धानी है जहाँ से मुझे नेतृत्व करने का, यहाँ की क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो काफ़ी उत्साह है लोगों में और सभी ब्लॉकों का दौरा हो चुका है, सभी विधानसभा हम लोग जा चुके हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आम किसान, मजदूर, आदिवासी, हमारे अनुसूचित जाति के लोग, महिलाएँ सब आतुर हैं। 26 तारीख का इंतजार सब कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है सबका आशीर्वाद मिलेगा। हर बार चुनाव कुछ न कुछ यादें, चर्चा
और बातें छोड़ जाती है। इस बार छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव ने राजनांदगांव के एक स्थानीय कांग्रेस नेता को सुर्खियों में ला दिया। सुरेंद्र दाऊ ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने उन्हें खरी खरी सुना दी। सुरेंद्र दाऊ ने उनके इस गुस्से के पीछे क्या वजह थी, ये एशियन न्यूज को बताया। सुरेंद्र दास वैष्णव जी हैं हमारे साथ। ये जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस में बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। पिछले चुनाव में इनको जिम्मेदारी भी कुछ गांव की दी गई थी और ये काम कर रहे थे। अब चूंकि भूपेश बघेल की सरकार नहीं है, तो जब भूपेश बघेल यहाँ आए और उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया, तो उसमें सुरेंद्र जी ने जो है अपने मन की जो कार्यकर्ताओं की का नाराजगी थी, जो भड़ास थी, वो निकाला। और वो वीडियो जो है सुरेंद्र जी ने तो कम वायरल किया, पर बीजेपी के लोगों ने उसको पूरे देश भर में वायरल किया और ये कहा कि भूपेश बघेल जो है उनसे राजनांदगांव के लोग नाराज हैं। तो ऐसे सुरेंद्र जी के साथ हम बैठे। सुरेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप वहाँ पे बोल रहे थे कार्यकर्ता सम्मेलन में, एक बार होता है कि हमारे भीतर कोई गुस्सा होता है और हमारा कोई पहले से कोई प्लान नहीं होता और हमारे मन में आता और हम व्यक्त कर देते हैं। पर चूंकि सार्वजनिक सभा थी और भूपेश बघेल, मैं देख रहा था वो वीडियो कि वो जब आपको कुछ लोग बिठाने के लिए बोले तो भूपेश बघेल ने कहा कि नहीं, बोलने दो। तो ये क्या गुस्सा थी? और ये गुस्सा कहीं आप बीजेपी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं कि ये गुस्सा जो है कन्वर्ट होके आप पे बीजेपी के लोग डोरा तो नहीं डाल रहे हैं, या आप बीजेपी प्रवेश करने तो नहीं जा रहे हैं? सबसे पहले नमस्कार। आपकी बहुत सारी मैंने 2-3 बातें जो सुनी और उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। पहले तो ये बात था कि वो सार्वजनिक सभा नहीं थी, कार्यकर्ता का मंच था। आप पीछे देखेंगे, आप होर्डिंग देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन। मेरा सार्वजनिक से आशा ये होता है कि एक बातचीत होती है कि हम 2 लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, पर जहाँ बहुत सारे लोग हैं वो तो बात वायरल होगी। उसके विषय में बोल देता हूँ। यही बात की तो पीड़ा है ना। कभी इन लोगों ने 1-to-1 बात करने की कोशिश ही नहीं करी 5 साल में। इसी बात की तो पीड़ा थी। तो जब मुझको अपनी बात रखना है तो 5 साल में मेरा नेता कहीं दिखा मुझको, ये और हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन की बात थी तो कार्यकर्ताओं की बात थी, मैंने वहां बात रखी। इसमें मेरे को नहीं लगता कोई नाराजगी होनी चाहिए। दूसरी बात आपने कहा सुरेंद्र दास वहां पे मंच से भाषण दे रहा था। मेरे द्वारा इसका वीडियो बना पाना मुश्किल है। दूसरी, उस जगह में पूरे कार्यकर्ता थे। आपने वो भी पूरी वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें आपने देखी होगी तो जैसी मुझको मंच पे रोकने की कोशिश की गई, कार्यकर्ताओं ने वोटिंग चालू कर दी कि नहीं, बंद नहीं कर रहा है। कोई कह रहा है मुझको चाचा आप बोलिए, कोई कह रहा है दाऊ जी को बोलने दो। लोगों ने समर्थन किया, ताली। तो इस बात का इस बात की ओर इशारा करता है कि मेरे अकेले की बात थी, उन सारे 500 लोगों कार्यकर्ताओं की पीड़ा थी। और मैं अपने मंच पे अगर कोई बात कह रहा हूं, अपने नेता के सामने कह रहा हूं, तो मुझको नहीं लगता कि अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें हमारे नेता अहंकारी हो गए हैं। इन्होंने 5 साल अपने किसी भी कार्यकर्ता से, मैं तो कह रहा हूं ना, मुझसे तो बातें ही नहीं, मुझसे तो 5 साल कोई बात नहीं किया गया। लेकिन मेरी अपने की पीड़ा नहीं थी, मैं तो उन सारे कार्यकर्ताओं की पीड़ा कह रहा हूं। किसी से भी इन्होंने बात करने की कोशिश नहीं करी और इसका खामियाजा ये हुआ कि आप 75 पार की बात करते थे। भूपेश है तो भरोसा है। आपने भी भरोसे की भी बात करी कि वहां इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, तो भरोसा तो जनता ने पहले उनका ठुकरा दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस है तो भरोसा है, इन्होंने नारा दिया था कि भूपेश है तो भरोसा है। और आपके भरोसे को प्रदेश की जनता ने पहले ही ठुकरा दिया, 35 सीट में लाके खड़ा कर दिया। अब आप किस भरोसे यहां चुनाव लड़ने आए? पिछले 2 पंचवर्षीय से हम देख रहे हैं, हम लोग बड़ा संघर्ष करते हैं। 15 साल हम लोगों ने संघर्ष किया। कांग्रेस भाजपा शासक काल थी, हम लोगों ने संघर्ष किया। राजनांदगांव के हर एक कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, राजनांदगांव के हर एक नेताओं ने संघर्ष किया। जब टिकट की बारी आती है तब आप बाहर से व्यक्ति लाके खड़ा कर देते हैं। पिछला चुनाव ऐसा था जब शुक्ला मैडम जी को लाया गया था वहां रायपुर से, सारे लोगों ने मन बनाया जैसा भी हमको सरकार बनानी, हम सब ने किया। परिणाम जीत और हार लगा रहता, हार गई मैडम, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सरकार बन गई। हमको इस बात का खुशी थी कि चलो हमारी सरकार बन गई। 5 साल आपने कुछ चुनिंदा लोगों को, मैंने ये भी कहा है कि ये प्राइवेट लिमिटेड चलाते हैं और भी आपके चैनल में भी कह रहा हूँ, ये प्राइवेट लिमिटेड है इनकी। इनको लगा कि हम 5 लोग मिलके और सारी चीजें जो जैसा करना चाहते कर सकते हैं। मेरा तो दावा है कि बड़े बड़े विधायक इनसे नहीं मिलते थे, इनके मंत्री इनसे नहीं मिल पाते थे, तो हम कार्यकर्ताओं की तो कोई बखत ही नहीं थी। खैर, मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि 35 सीट में अगर आप आके सिमट गए तो कहीं ना कहीं हम में कुछ कमजोरियां रही होगी, कुछ गलतियां हमने करी होगी कि इतना हम
लोगों को कमिटमेंट करने के बाद भी 35 सीट में आके सिमट गए। पर सुरेंद्र जी, जितने सर्वे आ रहे थे और ये भी सब लोगों को ये गलतफहमी थी कि कांग्रेस रिपीट हो रही है। पूरे देश के जो मीडिया या सर्वे करने वाले थे उनको लग रहा था वो बीजेपी की जो तैयारी थी उसको ये भांप नहीं पाए, और मुझे लगता है कि ये इस मुगालते में थे कि हम तो जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है, ये एक परसेप्शन सा बन गया था। और मुझे लगता है कि कहीं कार्यकर्ता को भी लग रहा था कि चूंकि सरकार ने बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्र में काम किया है और छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, छत्तीसगढ़ कल्चर को बढ़ावा दे रही है, तो जीत जाएंगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सरकार के साथ साथ जो कार्यकर्ता थे, जो बाकी पदाधिकारी थे, उनको भी ये मुगालता हो गया था कि हम जीत रहे हैं? नहीं, कार्यकर्ताओं को मुगालता नहीं था, कार्यकर्ताओं को कतई नहीं था। मेरी अगर बात करेंगे तो जिस दिन खैरागढ़ का पहला उपचुनाव हुआ, जिस दिन परिणाम आया था, मैंने उसी दिन, इनसे तो मेरी कभी बातचीत नहीं हुई ना, इनसे कभी हम भेंट कर पाते थे, लेकिन हाँ प्रदेश के बड़े नेताओं, जिनसे मैं नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि वो बेचारे भी घेरे में आ जाएंगे, लेकिन उनसे मैंने चर्चा करी थी तो उन्होंने इस बात की सहमति व्यक्त करी थी, आप ठीक कह रहे हो। मैंने कहा था ये चुनाव हारे नहीं, जीते नहीं, हम हार चुके हैं, क्योंकि इतना करने के बाद में हम 19-20 हजार वोटों से जीते थे। तो इस बात यही संकेत था। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, जब मुझको इस बात का फ्यूचर मुझको दिख रहा है कि भविष्य में क्या होने वाला है, जब दिख रहा है तो आप, यही दिक्कत है। 5 साल इनको लगा ऐसा कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया और हम तो हवाई जहाज में चलते रहे, इनको जमीन दिखाई नहीं। 5 साल ये दिखाई नहीं और इनको लगा कि इन कार्यकर्ताओं की कोई जरूरत ही नहीं हमको, हमने तो गांव के लिए ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन मतदाता आज के समय में बहुत जागरूक है। मैं तो गांव में रहता हूं ना, 4 वोट करते हैं, एक पंच, सरपंच, जिला और जनपद के लिए। चारों के कलर अलग अलग होते हैं, जिसमें आपको जिताना है वो आपको जिताएंगे, मुझको जिताना है मुझको जिताएंगे, जिसको हराना है उसमें हराते हैं। तो हर व्यक्ति दूरबीन लेके देखता है आपके कामों को, 5 साल करता है, बोलता कुछ नहीं है। तो अब ये बताइए कि क्या अब भाजपा प्रवेश होने जा रहा है आपका? नहीं, देखिए इस प्रकार के प्रोपोगंडा भी ना यही लोग फैलाते हैं। आपने कहा एक वायरल वीडियो, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चीजें आज तो विदेश में क्या हो रहा है, 2 मिनट में हमको सारी चीज की जानकारी हो जाती। तो इतना बड़ा अगर कोई हुआ तो लोगों ने उत्साह से उसको वायरल किया। इसमें बीजेपी हो सकता है बीजेपी के लोगों ने भी किया, और मुझको तो जितना आया कांग्रेस के लोगों ने भेजा, मेरे मोबाइल में आज भी है, कांग्रेस के लोगों ने भेजा। अब भाजपा प्रवेश, ये क्या है जो चल रहा है ना, ये अपनी जवाब तो देना इनको। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो राजनांदगांव को मानव मंदिर चौक में बुलाया, मैंने जितनी बात आपकी कही, 5 साल में कितने लोगों से आप मिले, आज भी मैं इंतजार कर रहा हूं मानव मंदिर चौक में, क्या पाए हमको बात करें। मैं मतदाता हूं ना, एक पढ़ा लिखा मतदाता, वोट देने से पहले अपने नेता के बारे में जाने। मैं जानना चाहता हूं कि आपने 5 साल ऐसा किया, अब आने वाले 5 साल का आपका क्या है, आप बताएं मुझको। अब ये कहते हैं उसको बात को कि भाजपा से मिला हुआ है, ये सब सारी चीजें। मेरी लड़ाई दूसरी है एक्चुअल में, और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी बात कह रहा हूं। मेरी जो लड़ाई थी ना, वो कार्यकर्ताओं की लड़ाई, मेरी अपनी लड़ाई नहीं, प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं की लड़ाई थी। और वो आधी लड़ाई आपके चैनल में बोल रहा हूं, आधी लड़ाई मैं जीत चुका हूं। अब आप पूछें कैसे जीत चुका हूं। जो नेता, जिस नेता को, चाहे वो गिरीश देवांगन जी हो चाहे ये हो, जिनको हम लोग रायपुर तक जाते थे, ढूंढते थे, ढूंढने में ये लोग हमको नहीं मिलते थे या दरवाजा बंद कर देते थे, वही नेता जो राजनांदगांव आते थे, कभी आ गए तो कांच का शीशा नहीं खुलता था। जब हार लेके हम लोग जाते थे ना, हार पहनाने उनको जाते थे, कभी ऐसा लग गया मौका तो बोलते थे कि इचिंग खुजली होती है हमको। मेरी आधी लड़ाई इसलिए जीत गया मैं कि वही नेता आज गली गली रोड घूम रहे हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं के कंधे में हाथ रख के घूम रहे हैं, उनके घर बैठ के खाना खा रहे हैं, उनके साथ चाय नाश्ता कर रहे हैं, उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। मेरी आधी लड़ाई हो चुकी है। मुझे लगता है कि सुरेंद्र जी, ये तो चुनाव का कैरेक्टर है नेता का। नेता 5 साल गायब रहता है और जैसे ही चुनाव आता है तो वो गरीब की झोपड़ी में भी दिखता है, वो गले में हाथ डालता है, माला पहनता है, दर जाता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। ये तो पूरे देश के राजनीतिक कैरेक्टर हो गया है। तो मैं दूसरे के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ, राजनीति में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस कार्यकर्ता को लेकर हम कहते हैं मन से कि हमारा कार्यकर्ता हमारे रीढ़ की हड्डी है, जनता हमारा माई बाप है, अगर हम कहते हैं 5 साल बाद 5 साल हम जीतने के बाद उसको भूल जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी को मैं सुधारना चाहता हूं। तो दोस्तों, कार्यकर्ता की नाराजगी जो नेता दूर करेगा, जो कार्यकर्ताओं से मिलेगा और कार्यकर्ताओं को लगेगा कि ये नेता हमारे लिए 24 घंटे उपलब्ध है, जनता उसको चुनेगी। और अगर कोई नेता अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करेगा तो हो सकता है कि कार्यकर्ता के गुस्से का, उसके आक्रोश का शिकार उसको होना पड़े। तो अब देखते हैं कि राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में जो कार्यकर्ता हैं उसको नेता कैसे मनाते हैं और अपने साथ कैसे जोड़ते हैं। हमारे साथ
सुरेंद्र जी थे, मैं उनका बहुत राजनांदगांव की अपनी खास सांस्कृतिक पहचान है, लेकिन चुनाव के इस दौर में ये राजनीतिक रूप से काफी गर्म है। हमने यहां के राजनीतिक मैदान में एक दिन गुजारकर सियासी ताप आप तक लाने की कोशिश की। इस तरह की कोशिश हमारी दूसरी सीटों से भी होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।